हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटना 60 जो मैगजीन है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आरओ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ मैं। ये जो सीरीज है वो आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2025 में कंडक्ट होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जो सीरीज है, ये जो सेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग नेशनल अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात चल रही है, कर रहे हैं हम लोग। 2 क्लासेस हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये जो सेशन है वो उसी क्रम में तीसरा सेशन है, राइट। तो चलिए फिर क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लास सेशन में एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में, राइट। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है एग्जाम्स का, आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का ये हमारा तीसरा क्लास है। 6 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग अर्धवार्षिकी कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए फिर सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है उस पर बात करते हैं। पहला आर्टिकल कह रहा है क्यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग के बारे में 2025, राइट। कौन जारी करता है ट्रेड रैंकिंग? इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जारी करता कौन है? आप बताएंगे। क्यूएस जारी करता है, ठीक है। जारी करता कौन है? आपका पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि आप बताएंगे क्यूएस ने जारी की है कौन सी ट्रेड रैंकिंग? आप बताएंगे इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जारी करता कौन है? क्यूएस है। यह रिपोर्ट जो है कब जारी की गई? आप बताएंगे 12 फरवरी 2025 को जारी की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आईआईएम जो अहमदाबाद है, आईआईएम अहमदाबाद ने रैंकिंग में भारत के शीर्ष स्थान के रूप में जगह बनाई है और इसने रैंकिंग में 42वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। अगर हम क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट है? आईआईएम अहमदाबाद, राइट। आईआईएम अहमदाबाद, इसको क्या मिला है? इसने भारत के शीर्ष स्थानों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 42वां स्थान हासिल किया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है वो पहली बार कब लाई गई थी? मई 2024 को जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये भी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग पहली बार कब जारी की गई थी, आप बताएंगे मई 2024 में पहली बार जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे हिनरिच फाउंडेशन के साथ, कौन सा फाउंडेशन है? हिनरिच फाउंडेशन, राइट। हिनरिच फाउंडेशन के साथ भागीदारी में जारी की गई है। ये क्या है? इसे हिनरिच फाउंडेशन के साथ भागीदारी में जारी किया गया है। ये दुनिया के शीर्ष बिजनेस प्रोग्राम्स को रैंकिंग प्रदान करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग, आप इसी से समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस साल की रैंकिंग में 2 जो हैं वो टेबल फॉर्मेट शामिल किए गए हैं जो मास्टर और एमबीए प्रोग्राम को अलग करता है, ठीक है। 2 क्या किए गए हैं? टेबल फॉर्मेट्स क्या किए गए हैं? शामिल कर लिए गए हैं। 2 टेबल फॉर्मेट शामिल किए गए हैं जो कि मास्टर्स को और एमबीए प्रोग्राम को अलग करता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल की जो रैंकिंग है उसमें 30 संस्थान शामिल किए गए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहले स्थान पर है, ठीक है। अगर हम यूके की यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिसे हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, राइट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वो क्या है? उसने क्या है? शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि पहला स्थान हासिल किया है। और विश्व में भारत का जो प्रथम है, तो विश्व में भारत का जो विश्वविद्यालय है कौन सा?
IIM अहमदाबाद, इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत में यह प्रथम है। अगर हम इंडिया की बात करें, ये भारत में तो प्रथम है, लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर इसका 42वां स्थान है। ठीक है, विश्व स्तर पर इसे कौन सी रैंक हासिल हुई है? 42वीं रैंक हासिल हुई है, यानी कि 42nd रैंक हासिल हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल सेकंड कौन सा है? माल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। राइट, कौन सा देश? माल्डोवा। ठीक है, जिसे हम मेल्डोव के नाम से भी जानते हैं। तो माल्डोवा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल हो गया है। देखते हैं न्यूज क्या कह रही है। 16 दिसंबर 2024 को माल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। यह स्थिरता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और 21 नवंबर 2004 को आर्मेनिया, कौन सा कंट्री है, इसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा देश है? आर्मेनिया। आर्मेनिया के सदस्यता ग्रहण करने के बाद माल्डोवा जो है वो 105वां सदस्य देश बन गया है। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट निकले कि आर्मेनिया जो है वो कौन सा सदस्य देश बना था? तो 104वां सदस्य देश बना था ISA का। ISA का 104वां सदस्य देश आर्मेनिया बना था। और माल्डोवा क्या बन गया है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, माल्डोवा जो है वो 105वां सदस्य बन गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, माल्डोवा जो है वो 105वां सदस्य बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कब का है? आपको याद रखना है, लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा विस्तार के लिए 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश जुटाना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य क्या लक्ष्य है? तो 2030 तक क्या करना है? सौर ऊर्जा विस्तार के लिए 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का से अधिक निवेश को जुटाना है, जिससे क्या होगा? प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण, सौर ऊर्जा पहल को बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है। क्या कह रहा है तीसरा आर्टिकल? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। कौन से क्रम का हिंद महासागर सम्मेलन है? आप बताएंगे। 8वां है। ठीक है, 8th हिंद महासागर सम्मेलन जो है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या डिटेल है। 16 से 17 फरवरी 2025 को कौन सा फाउंडेशन? आप बताएंगे। इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में ओमान के विदेश मंत्रालय व सिंगापुर स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। किसने सहयोग किया? आपको याद रखना है, ओमान और सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, ओमान और कौन? सिंगापुर। ओमान और सिंगापुर के सहयोग से क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओमान के मस्कट में क्या किया गया है? इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। इस सम्मेलन का जो विषय था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी जानते हैं कोई भी सम्मेलन होता है उसका विषय इंपॉर्टेंट होता है, अध्यक्षता किसने की ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा संस्करण था ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है संस्करण कौन था? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? ओमान के मस्कट में हुआ। कौन कौन से देशों के सहयोग से आयोजन किया गया? तो ओमान और सिंगापुर के सहयोग से। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं जो था इस सम्मेलन का विषय था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना दिया है मैंने, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तथा एक स्थिर एवं समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत की जो है वो प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। ठीक है, इसका आयोजन वर्ष 2016 में प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए
जो हिंद महासागर सम्मेलन है, ठीक है, तो हिंद महासागर सम्मेलन का पहली बार आयोजन कब हुआ था? पहला आयोजन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2016 में, राइट? कब हुआ था? 2016 में हुआ था, और 2016 से अब 2025 का हुआ है, ये आपको याद रखना है। पहला जो हिंद महासागर सम्मेलन था 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कब आयोजन हुआ था? 2016 में। कहां पर? सिंगापुर में आयोजन हुआ था। इसका जो उद्देश्य है वो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को साथ लाना तथा क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना है। बात क्लियर हो गई? क्या इसका उद्देश्य है? कह रहा है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी देश हैं उन सबको एकजुट करना इसका लक्ष्य है, और क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है, राइट? आज का हमारा चौथा आर्टिकल देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा ही क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। जनवरी 2025 में ब्रिटेन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, तो कौन जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? आप बताएंगे, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट्स की 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए रैंकिंग जारी करता है, राइट? क्या किया गया है? कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई है? 199 देशों पर ये रैंकिंग जारी की गई है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो 2025 में स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट आपके लिए, स्टार बनाएंगे डबल। तो भारत का स्थान 85वां है, कितने देशों में? 199 देशों में, राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो मजबूत पासपोर्ट है किस देश का है, तो आप बताएंगे कि प्रथम स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है, राइट? फर्स्ट रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम कौन है? आपको याद रखना है, कौन है? सिंगापुर है प्रथम स्थान पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थान कौन सा है, आप बताएंगे भारत का 85वां स्थान है, राइट? भारत का जो रैंक है वो है 85th, राइट? 85वां स्थान है भारत का। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जापान जो है, जापान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा फ्रांस, इटली, स्पेन, फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, राइट? यहाँ पर आपको एक चीज और मेंशन कर लेनी है कि सिंगापुर जो है, सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, राइट? सिंगापुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ। वहीं अगर बात की जाए जापान की, तो जापान क्या है? पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट की मजबूती के मामले में जापान का दूसरा स्थान है, जापान का दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक है। और अगर आपसे इंडिया का पूछ लेगा, आप बताएंगे 85th रैंक है इंडिया की, सॉरी, राइट? समझ आ गया? सबसे कमजोर पासपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए किस देश का है, आप बताएंगे अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? भारत के पड़ोसी देश चीन को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है। कथन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो पड़ोसी देश है कौन सा है? चाइना, उसका स्थान कौन सा है? तो आप बताएंगे 60वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत के पड़ोसी देश को। आज का हमारा 5वां आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन, ठीक है? G20 का 19वां शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। G20 इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो पहला पॉइंट यहीं से बनता है, 19वां शिखर सम्मेलन है, राइट? इसका आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को कहां पर हुआ? आप बताएंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, राइट? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? G20 शिखर सम्मेलन, जो कि कौन से क्रम का था? आप बताएंगे 19वें क्रम का था, राइट? इस सम्मेलन का जो नीति वाक्य था वो क्या था? नीति वाक्य भी आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एक न्याय संगत विश्व और एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, ठीक है?
एक न्याय संगत विश्व का और टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना वर्ष 2020 G20 19वें शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य था, राइट। इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार बना लेना है। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है किसने किया है, तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, राइट। आगे देखिए, इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में सामाजिक समावेशन, भूख, गरीबी, ऊर्जा और सतत विकास शामिल है, राइट। ये पॉइंट भी याद रखना है। क्या सम्मेलन में कौन से मुद्दे शामिल किए गए, आप बताएंगे। सामाजिक समावेशन, भूख, गरीबी, ऊर्जा और सतत विकास के मुद्दों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के सामाजिक समावेशन और भूख गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के विषय पर संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ की खाद्य सुरक्षा व निर्धनता जनित समस्याओं पर फोकस किया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जलवायु वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों तक बढ़ाने का आह्वान किया गया है, राइट। जलवायु वित्त को अरबों से खरबों तक बढ़ाने का क्या किया गया है, आह्वान किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। आगामी जो 20वां शिखर सम्मेलन है, 20वां जो शिखर सम्मेलन है 2025 में, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें G20 का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ, तो आप क्या बताएंगे कहाँ पर आयोजन हुआ, ब्राजील में इसका आयोजन हुआ, राइट। ब्राजील में कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ, राइट। अब अगर आपसे कहा जाए कि G20 का जो 20वां शिखर सम्मेलन होगा कब होगा, 2025 में, राइट। कहाँ पर इसका आयोजन होगा, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन होगा। और ये दोनों पॉइंट हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा 6वां आर्टिकल है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च, वैश्विक यानी कि वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र पर जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 2024 में वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जो रक्षा का खर्च है वो कितना पहुंच गया है, ये आपसे बताया जा रहा है 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक जीडीपी में रक्षा का खर्च का औसत हिस्सा बढ़कर कितना हो गया है, तो पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसमें रक्षा खर्च का जो औसत हिस्सा है वो बढ़कर कितना हो गया है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कितना हो गया है, आप बताएंगे 1.9% हो गया है वैश्विक जीडीपी में, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हाईलाइट करेंगे आप। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते ना गला एकदम ड्राई हो जाता है ठीक है। तो क्या हुआ, वैश्विक रक्षा खर्च 2.646 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक जीडीपी में रक्षा क्षेत्र का रक्षा खर्च कितना बढ़ गया है, तो आप बताएंगे 1.9% बढ़ गया है। बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। खर्चा क्या है, बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यह इंडेक्स जो है वो 145 देशों के उनके पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। फायर पावर इंडेक्स में फायर पावर की जो रैंकिंग है वो आपसे बताई जा रही है, अमेरिका इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या याद रखना है आपको, अमेरिका जो है फायर पावर रैंकिंग में क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भारत का रैंक कौन सा है, भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। पूछा जाता है प्रथम स्थान किस, अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले आपसे संस्करण पर बात की जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है संस्करण क्या है,
संस्करण से भी क्वेश्चन बनता है, राइट। उसके बाद पूछता है जारीकर्ता कौन है, राइट। उसके बाद पूछता है प्रथम स्थान किसका है, और फिर क्या पूछता है, फिर पूछता है कि अंतिम स्थान किसका है, और क्या पूछता है कि भारत का कौन सा स्थान है, राइट। भारत का कौन सा स्थान है, ये भी भारत का स्थान भी पूछा जाता है। तो किसी भी पॉइंट में आपको ये सारे पॉइंट देखने होते हैं कि क्या क्या हमसे पूछ सकता है, तो आपको हर एक चीज पर अपनी नजर बना के चलना है, ठीक है। हमने देखा अमेरिका क्या है, अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में सैन्य क्षमता वाले शीर्ष 10 देश कौन से हैं उनको देख लेते हैं। हमने देखा अमेरिका क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद रूस का दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक पर है रूस, और थर्ड रैंक पर है चाइना, ठीक है। इन तीनों का नाम तो आपको याद कर लेना है, राइट। तीनों का नहीं, चारों का नाम याद करेंगे, अमेरिका, रूस, चीन और भारत, ठीक है। इन चारों का नाम आपको याद कर लेना है, डबल स्टार बनाएंगे। चौथे स्थान पर कौन है, चौथा स्थान है भारत का। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, और चौथे स्थान पर भारत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के बाद दक्षिण कोरिया, फिर छठवें स्थान पर, पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया, छठवें पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर जापान, नौवें पर तुर्की और 10वें स्थान पर इटली को रखा गया है, राइट। आगे देखते हैं, आज का हमारा 7वां आर्टिकल है, यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर अपनी सहमति जता दी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने चागोस जो द्वीप समूह है जिस पर अपना कब्जा कर रखा था, उसे मॉरिशस को सौंपने पर अपनी सहमति जता दी है। उसके बारे में ये डिटेल है। 4 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। कब सौंप दी है, 4 अक्टूबर 2024 को। 4 अक्टूबर 2024 को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। किसने सौंपी है, ब्रिटेन ने सौंपी है। ब्रिटेन जिसने 1814 से चागोस द्वीपों को नियंत्रित किया और 1965 में मॉरिशस से द्वीप को अलग कर दिया था। ब्रिटेन ने कब इस पर कब्जा किया, चागोस द्वीप पर, तो आपको याद रखना है यूके ने इस पर कब्जा कब कर लिया था, 1814 में ही कब्जा कर लिया था। फिर क्या किया इसने, 1965 में इसने क्या किया, मॉरिशस द्वीप को इससे क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। मॉरिशस से इसको अलग कर दिया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मॉरिशस से चागोस द्वीप को अलग कर दिया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से 3 साल पहले ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की स्थापना के लिए 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटेन ने चागोसियों को निष्कासित कर दिया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मेमोरी में आप डालकर रखिए इसको, ठीक है। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो आपको याद रखना है मॉरिशस को स्वतंत्रता कब मिली, आप बताएंगे 1968 में। मिलने के बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस देने के बाद भी डिएगो गार्सिया जो द्वीप समूह है की संप्रभुता 99 वर्षों की अवधि के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के पास बरकरार रखी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किसे दे दी गई है, आप बताएंगे मॉरिशस को दे दी गई है, ठीक है। चागोस द्वीप समूह जिस पर अभी तक कब्जा किसका था, आप बताएंगे यूके का कब्जा था। अब इसने किसे दे दिया है, अब इसने मॉरिशस को दे दिया है, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए डिएगो गार्सिया जो द्वीप समूह है, डिएगो गार्सिया जो द्वीप समूह, राइट, इस पर किसका कब्जा रहेगा, तो आपको याद रखना है अगले 99 वर्षों तक किसका कब्जा रहेगा, आप बताएंगे ब्रिटेन और अमेरिका यानी कि यूएसए और यूके का क्या रहेगा, कब्जा रहेगा इस पर। कौन सा द्वीप समूह है, डिएगो गार्सिया द्वीप समूह पर, राइट। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट क्या कह रहा है,
आज का हमारा 8वां आर्टिकल है मेज राणा वन ने विश्व की पहली क्वांटम चिप खोजी है। ठीक है, ये पॉइंट बताया जा रहा है, संचालित की है मेज राणा वन जो है वो विश्व की पहली क्वांटम चिप है, राइट। क्वांटम चिप जो विश्व की पहली है उसका नाम क्या है, आप बताएंगे। मेज राणा वन नाम है विश्व की पहली क्वांटम चिप का। फरवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चिप प्रस्तुत की, ठीक है, जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है। किसने की है जारी, किसने प्रस्तुत की, आपको नाम याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई है एक चिप। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेज राणा वन, राइट। यह पहला क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का उपयोग करता है। पहला क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का उपयोग करता है। यह पारंपरिक ठोस, तरल या गैसीय अवस्थाओं से अलग एक नई टोपोलॉजिकल अवस्था बनाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यह चिप यह चिप जो है मेज राणा फर्मियन पर आधारित है, जो स्वयं अपने प्रतिकण के रूप में कार्य करता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह माइक्रोप्लास्टिक के विघटन, स्व उपचार सामग्री के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में सुझाव और जटिल रासायनिक और पदार्थ विज्ञान से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज का हमारा 9वां आर्टिकल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। LIC जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है। LIC कंपनी के बारे में जानते होंगे आप, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। LIC कंपनी जो है वो दुनिया की क्या बन गई है, तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मार्च 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड घोषित कर दिया गया। पूरे विश्व स्तर की बात हो रही है, पूरे वैश्विक स्तर पर तीसरा मजबूत बीमा ब्रांड किसे घोषित किया गया है, आप बताएंगे, LIC को। इस सूची में पोलैंड की कंपनी है PZU, ठीक है, इसको क्या है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे आप। भारत की जो तीसरी कंपनी बन गई है वैश्विक स्तर पर वो बन गई है LIC। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस सूची में पहला स्थान किसका है, आप बताएंगे PZU पहले स्थान पर रही है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीन की जो चाइना लाइफ इंश्योरेंस है वो दूसरे स्थान पर रखी गई है। चाइना की जो लाइफ इंश्योरेंस है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, उसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान है पोलैंड की कंपनी PZU, ठीक है। दूसरा स्थान है चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस। और भारत की जो LIC है इसको कौन सा स्थान मिला है, इसको तीसरा स्थान प्रदान किया गया है, राइट। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम वैश्विक बीमा कंपनियों में समग्र ब्रांड मूल्य के मामले में 36% की वृद्धि करके $13.3 बिलियन के साथ 12वें स्थान पर रही है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जरा फिर से समझिए। बोला जा रहा है कि जो LIC है वो वैश्विक बीमा कंपनियों में समग्र ब्रांड मूल्य के रूप में, ठीक है, किस मामले में, समग्र ब्रांड मूल्य के मामले में 36% की वृद्धि करके $13.3 बिलियन के साथ कौन से रैंक पर आ गई है, 12वें स्थान पर आ गई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। SBI लाइफ की अगर बात की जाए भी शीर्ष 100 बीमा कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी है। LIC के साथ साथ SBI भी शामिल है। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है, SBI लाइफ, उसे भी शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल किया गया है, जो भारत की एकमात्र 100 कंपनियों में शामिल एकमात्र अन्य भारतीय कंपनी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। LIC के साथ साथ SBI लाइफ भी शामिल है
100 कंपनियों के अंदर अंदर, ठीक है। एसबीआई का ब्रांड जो मूल्य है वो 27% बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर हो गया है, जिससे यह 76वें स्थान पर पहुंच गई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। शीर्ष 100 बीमा ब्रांडों की ब्रांड वैल्यू में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर की तिमाही में LIC का स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ 17% बढ़कर 11,056.47 करोड़ हो गया है, राइट। इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये बात हो रही है केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट को इसमें हम कंप्लीट नहीं करेंगे, अभी क्या है छोड़ देते हैं इसको। केंद्रीय बजट का एक पूरा टॉपिक मैं लेकर आऊंगी संडे के दिन। संडे को मैं केंद्रीय बजट आपको पूरा डिटेलिंग के साथ पढ़ाऊंगी। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं हम केंद्रीय बजट का ये सेशन, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय बजट को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना है मुझे, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए 11वां आज का हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में जान लेते हैं। एक राष्ट्र एक बंदरगाह, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है, इस पर बात हो रही है। इस पहल की जो शुरुआत है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी 2025 को की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो पहल है उसकी शुरुआत कब हुई, आप बताएंगे इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। कब से की, 27 फरवरी 2025 से की, राइट। इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने की पहल का शुभारंभ किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया में विसंगतियों को दूर करना है, राइट। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का उद्देश्य। इस अवसर पर लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। सागर आकलन, ठीक है, क्या नाम दिया गया इसे, सागर आकलन नाम दिया गया है, का भी शुभारंभ किया गया। किसके दौरान किया गया, वन क्या है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह यानी कि वन नेशन वन पोर्ट पहल पर, ठीक है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, उसको नाम क्या दिया गया, सागर आकलन नाम दिया गया। भारत जो है वह विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 22वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन से स्थान पर है, आप बताएंगे 22वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने देश के समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले भारत समुद्री सप्ताह की भी घोषणा की है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत समुद्री सप्ताह का आयोजन, भारत समुद्री सप्ताह का आयोजन कब से कब तक करने की घोषणा की गई, तो 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच करने की घोषणा की गई। कहां पर किया जाएगा, आप बताएंगे मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यह जो है वो 2 वर्षीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये कैसा है, 2 वर्षीय है, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय नहीं है, यानी कि वार्षिक नहीं है, आपको याद रखना है। ये 2 वर्षीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा जो कि दुनिया में सबसे बड़ा सम्मेलन होगा, वन नेशन वन पोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, देश के 10 सर्वाधिक कर्जदार जो राज्य हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर है कर्जदार राष्ट्रों में, सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु के ऊपर है। दूसरे स्थान पर यूपी का रैंक है, और ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, पहले 3 स्थानों पर कौन सबसे ज्यादा कर्जदार देश है, कर्जदार राज्य है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रैंक पर कर्जदार कौन हो गया, आप बताएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु कर्जदार देशों में पहले स्थान पर है, ठीक है, सर्वाधिक कर्जदार, ठीक है, तमिलनाडु फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम आपसे बात करें
आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का क्या है, दूसरा स्थान है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूपी समीक्षा अधिकारी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो ये आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा, तीसरा राज्य जो सर्वाधिक कर्जदार है, आप बताएंगे महाराष्ट्र जो है वो तीसरे राज्य के रूप में सर्वाधिक कर्जदार राज्य है। चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है कर्नाटक, छठवां है राजस्थान, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है गुजरात, नवां है केरल और 10वां है मध्य प्रदेश। तीन आपको जरूर याद कर लेने हैं। तमिलनाडु पहला कर्जदार देश है, मतलब सर्वाधिक कर्ज किसके ऊपर है, तमिलनाडु के ऊपर। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 13वां आर्टिकल देखिए जरा क्या कह रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। कौन सी लिंक परियोजना है, तो आप बताएंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। राइट, केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका जो शिलान्यास है वो 25 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया, आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पर किया, खजुराहो में किया। खजुराहो कहाँ है, आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में। राइट, कहां पर किया गया, केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2023-24 को किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर किया, खजुराहो मध्य प्रदेश में किया। राइट, इसके अंतर्गत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केन नदी का पानी जो है वो कहां पर भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। राइट, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की जो कमी है, कमी वाले 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। राइट, इस परियोजना में 103 मेगावाट पन बिजली, कितनी पन बिजली, तो आप बताएंगे 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट जो है वो सौर ऊर्जा भी पैदा की जाएगी। राइट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कहा जा रहा है कि ये जो परियोजना है उसमें 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा की जाएगी केन बेतवा लिंक परियोजना पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों तथा उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा जिले को लाभान्वित होगा। यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसमें एमपी के कितने जिलों को सिंचाई का जल मिलेगा, तो 10 जिलों को सिंचाई हेतु जल प्राप्त होगा। राइट, 10 जिले क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है महोबा उत्तर प्रदेश, झांसी, ये सभी क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। महोबा, झांसी, बांदा, ये सभी क्या है, किसका हिस्सा है, आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। राइट, इनको क्या होगा, सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति होगी, यानी कि ये जिले होंगे लाभान्वित एमपी और यूपी के। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है, इसको याद रखना है आपको। लागत से क्वेश्चन बनते हैं। 44,605 जो करोड़ रुपए हैं ये उसकी लागत है। राइट, 44,605 करोड़ रुपीस जो है इसकी लागत रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 14वां आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, नीति आयोग द्वारा जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया है उसके बारे में बात करनी है। राइट, देखिए जरा क्या कह रहा है। यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों के, किसकी बात हो रही है, भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट होगी जो डाटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उपसूचकांक के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करेगी। कितने राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगी, आप बताएंगे 18। क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग का नाम आ गया, तो ये डबल स्टार का आर्टिकल रहेगा आपके लिए। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई भी इंडेक्स होता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है आयोग का फेवरेट पर्सन या फेवरेट संस्था आप कह लीजिए कौन है, नीति आयोग है। राइट, इसने क्या जारी किया है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2025 का। इसमें
5 प्रमुख उप सूचकांक के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया है, राइट। इस रिपोर्ट में उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तो अगर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बात की जाए कि पहला कौन है, तो आप बताएंगे ओडिशा जो है, ओडिशा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला जो है कौन है, ओडिशा को क्या स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ है और गोवा का स्थान है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ओडिशा क्या हो गया, पहले स्थान पर हो गया, ओडिशा फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, और तीसरा जो है वो कौन सा है, गोवा है। गोवा आपके लिए थोड़ा अलग स्टेट का है ना, थोड़ा सा अलग हो गया, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, इसलिए आपको याद रखना है कि 3rd नंबर पर गोवा है, ठीक है। पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा को स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात की जाए, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की बात हो रही है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, राइट। इनकी ने रिपोर्ट जारी की करते हुए राज्यों को संतुलित क्षेत्रीय विकास, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण शासन के लिए एक स्थिर वित्तीय मार्ग का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक राज्य स्तरीय वित्तीय प्रदर्शन के को मापने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जरा देखेंगे क्या कह रहा है आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। कह रहा है कि टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायड पाइप्स, ठीक है, विकसित की है। क्या कह रहा है कि टाटा स्टील ने क्या किया है, भारत की पहली है, इसलिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। आपको याद रखना है किसने विकसित किया है, आप बताएंगे टाटा स्टील ने। क्या विकसित किया है, भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायड पाइप्स का विकास किया है। कंपनी ने 19 जनवरी 2025 को घोषणा की कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसे 100% गैस हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायड पाइप्स विकसित की है। इस कंपनी ने इस चीज की घोषणा कर दी है, ठीक है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थिर ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसने विकसित की है, टाटा स्टील ने विकसित की है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या विकसित किया, भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायड पाइप्स को विकसित किया है, राइट। आगे देखिए, यह विकास टाटा स्टील की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना बनाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। यह एंड टू एंड निर्माण क्षमता कंपनी की ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्नत स्टील उत्पादों को बनाने में विशेषज्ञता को उजागर करता है, राइट। आज का हमारा 17वां आर्टिकल क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून कहते हैं, हुरूल नहीं है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ये सब फेवरेट टॉपिक है आयोग के, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 284 हो गई है। इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो 2025 में आई है, उसके अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, आप बताएंगे। अरबपतियों की संख्या बढ़कर 2025 में 284 यानी कि 284 हो गई है। भारत में प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे बोला जाएगा
यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भारत ने प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। चीन के 29,227 करोड़ रुपए की तुलना में भारत में प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति जो हो गई है वो 34,517 करोड़ रुपए हो गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि बढ़ गई है। डेटा ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार देश में इन अरबपतियों की कुल संपत्ति कितनी हो गई है, 10% से बढ़कर 98 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कितनी बढ़कर हो गई है, तो 10% की वृद्धि के साथ 98 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति हो गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। जो देश की जीडीपी का 1/3 के बराबर है, जो भारत में हमारे पास अरबपति हो गए हैं 284, उनकी क्या है, उनकी पूरी देश की जो जीडीपी है उसका वो 1/3 हिस्सा उन्हीं के पास है। चीन का शंघाई शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन चुका है। चाइना का जो शंघाई है, ठीक है, शंघाई जो चीन का है वो मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन बन गया है, अरबपतियों की राजधानी कौन बन गया है, तो आप क्या बताएंगे, कौन बन गया है, आप बताएंगे चाइना का शंघाई बन गया है। ठीक है, चीन का शंघाई बन गया है। किसे पीछे छोड़कर, तो आप बताएंगे मुंबई को पीछे छोड़कर। राइट, मुंबई को पीछे छोड़कर। आगे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 34,056 अरबपति हैं। न्यूयॉर्क में 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की बिलियनियर कैपिटल है न्यूयॉर्क। ठीक है, सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर हैं, सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर हैं, तो आपको याद रखना है 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की बिलियनियर कैपिटल है। कौन है बिलियनियर कैपिटल, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क है बिलियनियर कैपिटल। सबसे ज्यादा अमीर लोग यहीं रहते हैं भैया। चलो चला जाए न्यूयॉर्क को। आज का हमारा 18वां आर्टिकल जो है वो देख लीजिए क्या कह रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की बात हो रही है कि ब्लू वीजा प्रणाली, यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जरा देखिए क्या है इसमें। यह पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान घोषित की गई थी। कौन सी पहल, संयुक्त अरब अमीरात की एक पहल है ब्लू वीजा प्रणाली। ठीक है, इसे कब घोषित किया गया, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान। इसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय तथा संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। राइट, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, पर्यावरण स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राइट, क्या उद्देश्य है, आप याद रखेंगे, पर्यावरण स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य को भी पॉइंट में डाला जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका लक्षित जो समूह है, जरा देखिए, पर्यावरणीय नवाचार करने वाले और स्थिरता क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले नेता हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत कॉरपोरेट नेता। चौथा है वैश्विक स्थिरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता। पांचवा है स्थिरता समाधान और शोध करने वाले वैज्ञानिक। राइट, ये इसका लक्षित लक्ष्य है, ये आपको याद रखना है। आज का हमारा 19वां आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है। 2025 में रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची के बारे में बात की जा रही है। राइट, केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक रहने योग्य शहर है। ठीक है, सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है, आपको याद रखना है, केप टाउन है सर्वाधिक रहने योग्य शहर वैश्विक स्तर पर। केप टाउन का पहला स्थान है, आपको याद रखना है। बैंकॉक थाईलैंड का दूसरा रैंक है। बैंकॉक थाईलैंड का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे बैंकॉक जो थाईलैंड का है
उसका दूसरा स्थान है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका का है वो तीसरे नंबर पर है, राइट, थर्ड नंबर पर है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का चौथे नंबर पर है। लंदन यूनाइटेड किंगडम का 5वें नंबर पर है, राइट। रहने योग्य शहरों में सबसे अच्छा शहर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है न्यू ऑर्लियंस जो है अमेरिका का, फिर है मैक्सिको सिटी मैक्सिको का, पोर्टो पुर्तगाल, शंघाई चीन और कोपेनहेगन डेनमार्क। आप देख रहे हैं भारत कहीं से भी रहने योग्य शहरों में है ही नहीं, राइट। चलिए आज का हमारा 21वां आर्टिकल 20वां आर्टिकल लिखा हुआ है, ये 20वां आर्टिकल है आज का हमारा। कौन सा आर्टिकल है जरा देखेंगे। ब्राजील ओपेक प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। कौन शामिल हो गया है? ब्राजील। कौन सा देश शामिल हो गया है? ब्राजील शामिल हो गया है। किसमें शामिल हो गया है? ओपेक प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में, ठीक है। प्रमुख जो तेल निर्यातक देश है उसमें शामिल हो गया है। कौन शामिल हो गया है? ब्राजील शामिल हो गया है, राइट। फरवरी 2025 में ब्राजील की सरकार ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के समूह के सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। यह निर्णय ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इंपॉर्टेंट है, यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब ब्राजील नवंबर 2025 में 30वीं क्रम की है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। उसी समय क्या हुआ है? ये निर्णय लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, क्या क्वेश्चन यहां से बनता है कि 30वीं क्रम की कौन सा सम्मेलन है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, राइट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी 2025 में कौन करेगा? अगर आपसे पूछा जाए मेजबानी कौन करेगा 2025 में, आप बताएंगे 2025 में इसकी मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रख लेना है कि 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी 2025 में ब्राजील के द्वारा की जा रही है। उसी समय ब्राजील ने ये निर्णय लिया है कि ओपेक के जो तेल निर्यातक देश है उसमें वो शामिल होगा, राइट। ब्राजील वैश्विक स्तर पर 4% तेल उत्पादन के साथ 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यहां से भी पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ब्राजील कितने % तेल उत्पादन करता है? तो 4% तेल उत्पादन के साथ वो कहां पहुंच गया है? 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया है। तो ब्राजील का अगर स्थान पूछा जाए तेल उत्पादन में, ठीक है, तो 4% तेल उत्पादन के साथ ये 7वां, ठीक है, सातवां सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया है, ठीक है। 7वां बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तेल उत्पादक देश बन गया है। कौन बन गया है? ब्राजील बन गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, ओपेक का जो गठन है वर्ष 2016 में, ओपेक का जो गठन है वर्ष 2016 में अमेरिकी तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में गिरावट के बदले में किया गया था, ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ब्राजील की भागीदारी जिम्मेदार तेल उत्पादन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा, ठीक है। अगर ब्राजील शामिल हो रहा है तो वो क्या करेगा? निवेश को बढ़ावा देने में क्या करेगा? मदद करेगा, राइट। तो यहीं तक था आज का हमारा ये सेशन। आज हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कंप्लीट किए, चाहे वो ब्राजील के ओपेक में शामिल होने की बात हो, चाहे वो सबसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली हो, राइट। उसके बाद चाहे वो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात हो, ठीक है, टाटा स्टील की जो पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप थी उसकी बात हो, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में हो, चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हो। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कंप्लीट किया है, राइट। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय का सेशन है ये यहीं तक था।
आज इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्थिक आंकड़ों से क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब आर्टिकल्स, आर्थिकी के आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। फिर हम संक्षिप्तिकियों पर जाएंगे, जहां हम खेलों के बारे में, पुरस्कारों के बारे में, सम्मानों के बारे में, राइट, कौन सा व्यक्तित्व प्रथम है, किसको कौन सा सम्मान मिला है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आगे के सेशंस में। अब हमारा अंतरराष्ट्रीय का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे आर्टिकल्स पर बात करेंगे जो आर्थिकी, राजनीति, खेल कूद, इन सभी से संबंधित होंगे, चाहे वो कला क्षेत्र की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, उन सभी को उसमें शामिल किया जाएगा, राइट। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के जो पीडीएफ है, राइट, क्लास पीडीएफ आपको यहीं पर उपलब्ध होंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीएस अभ्यास, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही। क्लास सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। और अगर आप लोगों को मेरे साथ ऐसे ही सेशन में जुड़े रहना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली मेरी क्लासेस में जरूर जुड़िएगा, राइट। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, कल के सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।